नमस्कार प्रिय किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, स्वागत करते हैं आपके इस खास और पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार में। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुनीता यादव, वैज्ञानिक पर्यावरण विज्ञान लेकर पुनः हाजिर हैं कृषि ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। आज हम आपको धान की सीधी बिजाई की जानकारी देंगे तथा किसान भाइयों द्वारा पूसा संस्थान की विकसित प्रजातियों का अनुभव साझा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। हमारे लिए बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि देश के विभिन्न हिस्सों से आप लगातार खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और अंत में मौसम खबर। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो लगभग संपूर्ण भारत में उगाई जाती है और इस समय देश भर में किसान भाई धान की बुआई एवं बीज की व्यवस्था करने लग गए हैं। धान की सीधी बिजाई से न सिर्फ जल की बचत एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आती है, बल्कि श्रमिकों में होने वाले व्यय की बचत भी होती है। धान की सीधी बिजाई की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी। किसान भाई नमस्कार, एक बार पुनः मैं आपके सामने हाजिर हूँ धान की सीधी बिजाई के ऊपर चर्चा करने के लिए। 3 प्रमुख फायदे हैं, जैसा कि आप जानते हैं धान की सीधी बिजाई के। पहला पानी की बचत, दूसरा श्रम की बचत और तीसरा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी। जो प्रमुख किस्में हैं, अगर हम बासमती धान की बात करें तो उसमें कम अवधि में पककर तैयार होने वाली किस्मों में पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847 शामिल हैं। ये किस्में करीब 120 से लेकर 125 दिन के अंदर पककर तैयार हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो मध्यम अवस्थ की किस्में हैं, जैसे 140 दिन के अंदर पककर तैयार होने वाली किस्मों में पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718 और पूसा बासमती 1885 शामिल हैं। इसके अलावे जो लंबी अवधि की किस्में हैं जो कि 155-160 दिन के अंदर पककर तैयार होती हैं, उसमें पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1728 और पूसा बासमती 1886 शामिल हैं। आप जानते हैं पूसा बासमती 1847, पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1886 पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोधी किस्में हैं। ये सभी किस्में धान की सीधी बिजाई के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। बहुत सारे किसान भाई 1509 और 1121 को लंबे समय से धान की सीधी बिजाई में प्रयोग कर रहे हैं। पहली बात आती है बीज की क्या मात्रा हम प्रयोग करेंगे। तो ड्रिल के द्वारा जो जीरी बिजाई के लिए ड्रिल बना है या लकी ड्रिल है, इसमें करीब 8 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लगता है। बीज का उपचार, अगर आपने बीज अपना प्रयोग करना है तो 10% नमक के घोल में बीज को डुबो करके रखिए। पहले घोल बना लीजिए, इसमें 1 किलोग्राम नमक 10 लीटर पानी में घोल लीजिए और इसमें करीब 8 किलोग्राम बीज डाल करके थोड़ी देर एक डंडे से हिलाइए। जो भारी बीज हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, हल्के बीज ऊपर तैरते हैं। हल्के बीजों को निकालकर बाहर फेंक दीजिए और जो बैठे हुए बीज हैं उनको निकालकर पानी से 3-4 बार अच्छी तरह से धो दीजिए ताकि नमक का प्रभाव समाप्त हो जाए। और इसके बाद इन बीजों का उपचार, जो 2 दवाएं हैं विशेष रूप से, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जिसकी 2 ग्राम मात्रा और बावेस्टिन जिसकी 20 ग्राम मात्रा 10 लीटर पानी में घोल करके, और ये 8 किलो बीज जो छटा हुआ बीज है नमक के पानी के घोल से, उसको इस घोल में डुबोकर 24 घंटे रखिए। 24 घंटे के बाद बीज को बाहर निकालिए और उसको छाये में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। अब ये बीज बुआई के लिए तैयार है। इसके पहले आपको खेत की तैयारी कर लेनी होगी और हम धान की सीधी बिजाई 2 प्रमुख तरीकों से करते हैं, उसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहला तर बतर विधि, जिसमें कि गेहूं की कटाई के बाद धान जो खेत है उसकी हम अच्छी तरह से जुताई कर देते हैं। जुताई करने के बाद उसको लेजर से लेवलिंग करते हैं, फिर खेत में हम पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद जब खेत में बत्तर आ जाता है तो उसकी हम जुताई करते हैं और जुताई करने के बाद 2-3 बार जुताई करने के बाद उसको हम लेजर से फिर लेवलिंग कर देते हैं, पाटा चला देते हैं ताकि मिट्टी जो है अच्छी तरह से दब जाए।
सॉलिड हो जाए। ऐसा करने से जो नमी है लंबे समय तक बनी रहती है, नमी उड़ती नहीं है। अब ये खेत आपके लिए बिजाई के लिए तैयार है। इसमें जो जीरी का ड्रिल है बिजाई का या लकी ड्रिल है, उसमें दवा की छिड़कने की व्यवस्था भी होती है, खरपतवार नाशी दवा की छिड़कने की। इन किसी भी ड्रिल्स के द्वारा आप बुझाई करिए। बिजाई में जो है कतार से कतार की दूरी करीब 8 से 9 इंच के आसपास होती है और इस विधि में बीज की गहराई हम तकरीबन 1.5 इंच के आसपास रखते हैं। बिजाई करने के बाद फिर उसको हम हल्का पाटा लगा देते हैं और करीब 1 हफ्ते का समय लगता है। 7 से 8 दिन के अंदर अंकुरण हो जाता है। अभी आप जैसा कि खेत में पिक्चर जो आ रही है उसमें आप देख पा रहे हो कि बीज अंकुरित हो चुका है सीधी बिजाई करने के बाद। दूसरा तरीका जो हम बुआई के लिए प्रयोग करते हैं उसमें गेहूं की कटाई के बाद खेत की जुताई करने के बाद लेजर चलाते हैं और लेजर चलाने के बाद पहले हम ड्रिल से धान की बिजाई कर देते हैं और बिजाई करने के बाद फिर हम पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद उसमें अंकुरण जल्दी हो जाता है, लेकिन इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए कि बीज की गहराई हम थोड़ी कम रखते हैं, करीब आधा पौना इंच के आसपास रखते हैं, क्योंकि ऊपर से जब पानी लगाते हैं ज्यादा नीचे ज्यादा बीज होगा तो उसके अंकुरण में कई बार दिक्कत आती है और बीज बहुत नीचे दब गया तो सड़ भी सकता है। तो इसको हम हल्का ऊपर बीज रखते हैं, उसमें अंकुरण बहुत अच्छी तरह से होता है। इसका भी आप जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं, बुझाई करने के बाद खेत में पानी लगाया जा रहा है और इसमें अंकुरण थोड़ा और जल्दी हो जाता है। 4 दिन 5 दिन के अंदर अंकुरण अच्छी तरह से हो जाता है। और दोनों ही तरीकों में जब हम धान की बिजाई कर लेते हैं तो जब तरबतर विधि से बिजाई करते हैं तो उसमें बुआई के तुरंत बाद पेंडिमिथिलिन नामक दवा आती है। अगर लकी ड्रिल प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें व्यवस्था होती है कि साथ के साथ छिड़काव कर सकें। इसके लिए 1200 से लेकर के 1500 मिलीलीटर दवा आप 200 से 250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम बुआई के तुरंत बाद छिड़काव करते हैं। ये प्री इमरजेंस हर्बिसाइड का काम करता है। जो खरपतवार निकलते हैं वो सब नहीं निकल पाते हैं और मर जाते हैं। इसी तरह से जो हम अगर पानी बुआई के बाद लगाते हैं तो उसमें जब ही अगले दिन या 1-2 दिन बाद खेत में चलने लायक हो जाता है उस समय हमको पेंडिमिथिलिन दवा का छिड़काव कर लेना चाहिए। अब हम ये बताना चाहेंगे आपको कि दोनों विधियों में क्या विशेष अंतर है। अगर हम तरबतर विधि से धान की सीधी बिजाई करते हैं तो इसमें खरपतवार का नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, क्योंकि पहली बार जब हम पानी लगाते हैं और उसके तुरंत बाद अंकुरण खरपतवार का हो जाता है और जुताई करने के साथ साथ वो खरपतवार समाप्त हो जाते हैं। एक और इसका फायदा होता है कि अगर धान की जो पुरानी पिछले साल जो किस्म खेत के अंदर लगाई गई है उसके बीज अगर खेत में रह जाते हैं तो वो भी पहली बार पानी लगाने के साथ ही बीज जम जाते हैं और जब जुताई करते हैं तो वो सब पौधे मर जाते हैं, जिससे जो आप नई किस्म की बिजाई कर रहे हैं उसकी शुद्धता बनी रहती है। अगर आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस खेत में पिछली बार धान की वही किस्म लगाई गई थी और उसी किस्म को दूसरी बार भी आप लगा रहे हैं तब तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर किस्म आप बदल रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जब हम बिजाई के तुरंत बाद पानी लगाते हैं तो उस तरीके में खरपतवार की समस्या थोड़ा ज्यादा आती है और उसको हमको अच्छी तरह से नियंत्रित करना चाहिए। जब पेंडिमिथिलिन का छिड़काव करते हैं इससे काफी खरपतवार का शुरू की अवस्था में नियंत्रण होता है और इसके बाद करीब 20 से 22 दिन बाद हम पहली बार खेत में पानी लगाते हैं और उस पानी लगाने के बाद जब खेत में चलने लायक हो जाता है तो उसमें हम नामनी गोल्ड दवा का छिड़काव करते हैं, जिसमें करीब 100 मिलीलीटर मात्रा में दवा 200-250 लीटर पानी में घोल करके उसका हम छिड़काव करते हैं। तो इससे जो खरपतवार उगे होते हैं वो समूल नष्ट हो जाते हैं। ये अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हम धान की सीधी बिजाई से अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, पानी की बचत कर सकते हैं, वातावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन उसमें कमी ला सकते हैं और जो श्रमिकों में हमारा व्यय होता है 3 से 4 हजार रुपये प्रति एकड़ उसमें भी कमी आएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात पानी की बचत होगी। धान की सीधी बिजाई करने में फसल की अवधि भी करीब 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन आमतौर पे कम हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है अभी आपके पास समय है, करीब 25 मई से लेकर के 10 जून तक का उपयुक्त समय होता है धान की सीधी बिजाई करने का। अगर आपने नहीं किया है तो अभी आपका समय है, आप धान की सीधी बिजाई 10 जून तक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों,
आज हम आपके लिए एक खास सेगमेंट लाए हैं, हमारे किसान हमारे नायक, आवर फार्मर्स आवर हीरो, जिसमें हम आपको कुछ नवोन्मेषी किसानों का पूसा बासमती 1847 का अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही पूसा संस्थान द्वारा गेहूं की नई किस्म HD 3386 का भी विकास किया गया है। संस्थान ने इस किस्म का MOU करीब 100 बीज कंपनीज के साथ किया है। किसान भाई इस किस्म को भी बहुत पसंद कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका अनुभव। हाँ जी किसान भाइयों नमस्कार, मैं रणजीत सिंह, विलेज नंगल, तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद, हरियाणा का निवासी हूँ। मैं पिछले 2 साल से पूसा बासमती 1847 अपने खेत में लगाता आ रहा हूँ, और जो कि इसका हमने अपने खेत में पहले साल ट्रायल किया था तो हमें बहुत अच्छा लगा इसका जो उत्पादन हुआ। हमने उसके बाद कुछ किसानों को भी इसके प्रति प्रेरित किया कि आप इसको अपने खेतों में लगाओ। जो मेरे एरिया के अंदर जितने भी किसानों ने 1847 लगाया है, उनका 26 क्विंटल से लेके 28 क्विंटल तक उनके खेत में पैदावार आई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस वैरायटी के अंदर किसी तरह की कोई फंगस नहीं लगी, क्योंकि किसान भाई हमारे डर जाते हैं जैसे कि ब्लास्ट है या झुलसा रोग है, ऐसी बीमारियां जो आती हैं वो इस वैरायटी के अंदर बिल्कुल नहीं आई। और जो गिरने वाली समस्या है वो 1847 के अंदर बिल्कुल नहीं आई। का चावल बहुत बढ़िया है, और किसान भाइयों से मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप भी इसको ट्राई करें। और दूसरी बात, गेहूं में जैसे HD 3386 पूसा ने एक नई खोज करके हमें ये वैरायटी दी है, उसका हमने MOU साइन किया तो हमारे को ये लगभग 5 किलो सीड मिला, जिसको हमने 1 एकड़ में लगाया बेड पे, और इसकी जो पैदावार निकल के आई है वो 23.5 क्विंटल निकल के आई है 5 किलो सीड से, जिसे हम सोचते हैं कि आने वाले समय में ये वैरायटी किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम जगतार सिंह, गांव मोहर सिंह वाला, जिला मानसा, पंजाब का रहने वाला हूं। मैं पिछले 2 वर्ष से 1847 है जो धान की बासमती की किस्म मैं वो लगा रहा हूं। बहुत अच्छी वैरायटी है ये। इसको पत्ती का झुलसा रोग और गर्दन तोड़ की बीमारी बिल्कुल नहीं आती है, और दूसरी इसमें खास बात जो है वो गिरने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है इसमें। और इस बारी मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार 1847 को भी अपने खेत में लगाइए। बहुत अच्छी वैरायटी है, और इसकी पैदावार है जो 26 क्विंटल से लेकर 28-29 क्विंटल के आसपास। और इस बार IARI पूसा की जो नई वैरायटी आई है इस गेहूं की HD 3386, वो भी मैंने अपने खेत में लगाई थी। लगभग 2 किलो कनाल के हिसाब से अपने खेत में उसका बीज डाला था, और जो उसकी पैदावार आई है 26 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आई है। और उसकी बुआई जो की थी 21 नवंबर के आसपास हुई। इतनी लेट बुआई करने के बाद और इतना कम सीड डालने के बाद भी इतनी अच्छी पैदावार आई है। ये बहुत अच्छी वैरायटी लगी मेरे को। मेरा नाम बलवीर सिंह जड़िया, पिंड ਧਾਰਮਗੜ੍ਹ, तहसील ਮਲੋਹ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੁਛ ਏਰੀਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ AK ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆ 1509 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 1692 ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਦਾ ਝਾੜ 1509 ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 1509 ਤੇ 1692 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਆ ਉਹ 1847 ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਘੰਡੀ ਤੋੜ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਕ ਬਲਾਸਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਝੁਲਸਾ ਰੋਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆ ਬਾਸਮਤੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ 3386 ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ IAR ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹ 2 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਕਬੇ ਤੇ आने वाले समय च लगू। हाय, मेरा नाम संदीप है, मैं फार्मर हूँ और मैं पिछले 2 साल से 1847 बासमती लगा रहा हूँ, जो एक अच्छी किस्म है। इसका झाड़ है वो काफी है, 26 से 28 क्विंटल तक निकलता है, और इसको बीमारी भी कम पड़ती है। मैं अपने सभी फार्मर भाइयों को विनती करना चाहता हूँ ये किस्म ज्यादा से ज्यादा लगाई जाए, और इसका खर्चा भी कम आता है। और इस बार IARI द्वारा गेहूं की नई किस्म HD 3386 को दिया गया है। वो मुझे 5 किलो सीड मिला था, उससे मैंने 1 एकड़ लगाया था, जिससे मुझे 26 क्विंटल की औसत पड़ी है। तो मैं अपने भाइयों को बेनती करता हूं कि वो किस्म को ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए।
ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਮਰਦਾਂਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਪੂਸ਼ਾ 1847 ਜੋ ਕਿ ਪੂਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਏਕੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਨੈਕ ਬਲਾਸਟ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਗਸ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹਦੀ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਇਹਦੀ ਝਾੜ ਆਇਆ। IARI ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ HD 3386 ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੌਜਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਸੀਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 8 ਕਨਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਏਕੜ 'ਚ ਮੈਂ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਈਲਡ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਲਾ के अपने फार्म पे जरूर देखा जाए। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। हरियाणा से कृष्ण कुमार तोमर जी ने फूल गोभी में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में कवच जनित स्टॉक रॉट और जीवाणु जनित सॉफ्ट रॉट रोगों के संयुक्त संक्रमण के लक्षण हैं। इन दोनों बीमारियों की संयुक्त रोकथाम के लिए कटाई से 10 से 15 दिन पहले रेडोमिल 30 ग्राम और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1.5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें। हरियाणा से प्रदीप कुमार जी ने आम के बौर के काले पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु बौर या मंजरिया निकलते समय केराथेन नामक फफूंदनाशिका 5 ml प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से निर्भय सिंह जी ने आम में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में एंथ्रेक्नोज रोग की समस्या आ रही है। इसके समाधान हेतु कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 600 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश से ईश्वेंद्र सिंह ठाकुर जी ने टमाटर के तने में काला दाग लगकर टूटने की समस्या बताई है। आपकी फसल में फफूंद जनित रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु थीरम या बवस्टीन की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 4 और 5 मई को जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में, 4 से 7 मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय सिक्किम नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा में, 4 से 8 मई के दौरान आंध्र प्रदेश रायलसीमा तमिलनाडु पौंडीचेरी कराईकल केरल माहे में, 4 से 9 मई के दौरान उड़ीसा गंगई पश्चिम बंगाल में, 6 से 8 मई के दौरान तेलंगाना कर्नाटक में, 6 से 9 मई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। 10 से 12 मई के दौरान उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।